राघव और लीला अपने पिता की मृत्यु के बाद माँ के साथ नानी के घर चले गए थे। नानी को पेंशन मिलती थी, उसी से सारे लोगों का खर्चा चलता था। लेकिन फिर एक दिन नानी की अचानक तबीयत बिगड़ गई। नानी ने राघव और लीला को अपने पास बुलाया। सुनो लीला और राघव, शायद मेरा अंतिम समय आ चुका है। मैं तुम दोनों को एक बात बताना चाहती हूँ। बताइए नानी, आप हमें क्या बताना चाहती हैं? इस घर में क्या नानी? इस घर में एक जादुई नानी, इस घर में जादुई क्या? उठो नानी। नानी अपनी बात पूरी करने से पहले ही मर गई। नानी के मरने के बाद पेंशन मिलना बंद हो गई। कुछ दिनों बाद राघव का परिवार पैसों की परेशानी से जूझने लगा। ये क्या माँ, आज खाने में सिर्फ रोटी और प्याज? बेटा, घर का राशन खत्म हो चुका है, लेकिन तुम चिंता मत करो। कल से मैं लोगों के घर जाकर कपड़े धोने का काम करूंगी, फिर शायद सब ठीक हो जाए। माँ, तुम अकेले क्या काम करोगी? मैं भी कुछ काम करूँगा और पैसे कमाऊंगा। तुम क्या काम करोगे बेटा? तुम्हें अपनी पढ़ाई भी तो करनी है। पढ़ाई तो दिन में होती है माँ, मैं रात में चौकीदारी का काम करूँगा। राघव की माँ कपड़े धोने लगी, राघव चौकीदारी करने लगा और लीला घर का काम संभालने लगी। राघव और राघव की माँ दोनों काम करने के बावजूद घर का खर्चा बहुत मुश्किल से चला पा रहे थे। माँ को लीला की शादी की भी चिंता रहती थी। माँ, आप खाना क्यों नहीं खा रही? इतनी चिंता क्यों करती हैं? तुम दोनों खा लो। मेरे बच्चों, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हें कुछ भी ना तो अच्छा खिला पा रही हूँ और ना ही अच्छा पहना पा रही हूँ। रो मत माँ, हम आपकी मजबूरी समझते हैं। दिवाली पर लीला ने पूरे घर की सफाई की। वो मचान पर चढ़कर कबाड़ निकाल रही थी। तभी उसे एक चमकदार बक्सा मिला। इस बक्से में क्या है? लीला ने बक्सा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन बक्सा खुल ही नहीं रहा था। लीला ने वो बक्सा राघव को दिखाया। राघव, जरा ये बक्सा खोलना, मुझसे तो खुल नहीं रहा। राघव अपनी पूरी ताकत से बक्सा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन सफल नहीं हो पाता। लगता है ये बॉक्स अंदर से जाम है, इसे हाथों से नहीं खोला जा सकता। इसे कबाड़ में फेंक दो। मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कुछ है। मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे जरा खिचड़ी लाकर दे दो। अचानक बक्सा खुल गया और उसे आवाज आई, ये लो स्वादिष्ट खिचड़ी। अरे, ये आवाज किसकी? और ये खिचड़ी कहाँ से आ गई? हा 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 हा, मैं एक जादुई बॉक्स हूँ। मुझ में तुम एक दिन में एक बार खाने की कोई भी चीज कितनी भी मात्रा में मांग सकते हो, लेकिन ध्यान रखना, मैं एक दिन में सिर्फ एक ही बार खुलूंगा। राघव, तुम्हें याद है जब नानी अंतिम सांस ले रही थी तो वो इस घर में रखी किसी जादुई चीज के बारे में हमें बताना चाहती थी। हाँ, मुझे याद है। लगता है नानी इस जादुई बॉक्स के बारे में ही बताना चाहती थी। जादुई बक्सा मिलने पर राघव और लीला बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें अपना मनपसंद खाना भरपेट खाने को मिल जाता था। एक दिन राघव पूरी रात चौकीदारी करके घर लौटा। उसका मूड बहुत खराब था, क्योंकि पिछली रात मालिक ने उसे डांटा था। लीला, खाना ले आओ। लीला, कहाँ मर गए सब? जब मैं घर पर आता हूँ तो कोई घर पर नहीं होता। राघव जादुई बॉक्स से खाना मांगता है। मुझे खीर पूड़ी दो। लेकिन जादुई बॉक्स खुलता ही नहीं। लगता है लीला पहले ही इससे खाना निकाल चुकी होगी। राघव रसोई में जाता है, लेकिन उसे वहाँ भी कुछ नहीं मिलता। राघव का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। लीला खुद खाना खा गई और मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा।
राघव गुस्से में जादुई बॉक्स तोड़ डालता है और जाकर सो जाता है। कुछ देर बाद लीला और माँ जब घर लौटे तो उन्होंने देखा कि जादुई बॉक्स टूटा हुआ है। राघव उठो, ये जादुई बॉक्स कैसे टूट गया? इसे मैंने तोड़ा है क्योंकि तुम्हें बस अपना ध्यान रहता है। मैं कल शाम का खाना खाया हुआ हूँ और अब दोपहर हो रही है। तुमने जादुई बॉक्स से खाना निकाल कर खा लिया और मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। मैंने तुम्हारे लिए खाना ऊपर मचान पर रखा था, मैं अभी लेकर आती हूँ। ये देखो खीर पूड़ी, ये मैंने ऊपर मचान पर इसलिए रखी थी क्योंकि बिल्ली अक्सर रसोई में घुस जाती है और खाना खराब कर देती है। तब राघव को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तभी तो कहते हैं कि गुस्से में आकर कोई काम नहीं करना चाहिए। बसंतपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव में ज्यादातर समय सूखा पड़ा रहता था, इसीलिए पानी आसानी से उपलब्ध नहीं था। गांव के घरों में सरकारी टंकियां लगी हुई थीं, जिनमें सुबह शाम निश्चित समय के लिए ही पानी आता था। माँ देखना जरा, बाल्टियां टब सब खाली है। बराबर वाला सोनू आज फिर हमारे पानी से नहाकर भाग गया। तू सोनू के घर पर कपड़े लेकर जा, वो हमारा पानी खर्च कर गया तो उसका पानी खर्च करके आना। पड़ोसी के घर कपड़े धोना चाहिए, धोना आए या ना आए लेकिन धोना चाहिए। प्रियंका, अपने कपड़े हमारी टंकी पर क्यों धो रही हो? हाय राम, तुमने तो आधा पानी खर्च भी कर दिया। ओह गौरी बुआ, मैंने कपड़े धो लिए तो हाय राम, और सोनू जो आए दिन हमारी टंकी पर नहाकर चला जाता है उसका क्या? सोनू नौकरी पर जाता है, तुम्हारी तरह खाली नहीं है, और नहाने में ज्यादा से ज्यादा आधा बाल्टी पानी खर्च होता होगा। आधी बाल्टी पानी खर्च होता तो कोई परेशानी नहीं थी। तुम्हारा लड़का सारी बाल्टियां और टब खाली कर देता है। लो, बेटी के पीछे अब माँ भी लड़ने आ गई। प्रियंका और सोनू के परिवार एक दूसरे के पड़ोस में रहते थे। पानी के पीछे अक्सर उनके बीच लड़ाई होती रहती थी। प्रियंका के पिता नहीं थे। दोनों माँ बेटी दिए, मटके और मिट्टी के बर्तन बनाकर खर्चा चलाती थी। सुनिए जी, किसी तरह से ये माँ बेटी की इस गांव से छुट्टी करा दीजिए, फिर बराबर वाला घर भी हमारा हो जाएगा और हम बड़ी जगह में रह पाएंगे। तो सोनू की प्रियंका से शादी करवा देते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? कहाँ हमारा सोनू इतना पढ़ा लिखा और कहाँ वो प्रियंका 5वीं पास। वो हमारे सोनू के लायक नहीं है। और वैसे भी मैं तो अपने सोनू की शादी किसी अमीर घर में करूँगी। हमें बस उनका घर चाहिए। कुछ ऐसी चाल चलिए कि ये माँ बेटी गांव छोड़कर ही चले जाएं। ये तो बहुत आसान है, मेरी बात ध्यान से सुनो। एक दिन गौरी प्रियंका के घर गई। प्रियंका, तुम्हारी माँ कहाँ है? माँ माल पहुँचाने बाजार गई है। ये लो खीस, मेरे मायके से आया है, बहुत ज्यादा आ गया है, इसीलिए मैंने सोचा थोड़ा तुम्हारे घर दे दूं। ये बात ठीक है कि हम लोग लड़ते झगड़ते रहते हैं, लेकिन आखिर हो तो तुम हमारी पड़ोसी ही ना। अगले दिन सुबह सुबह प्रियंका और उसकी माँ की आंख अपने घर के बाहर हो रहे शोर से खुलती है। प्रियंका, हमारे घर के आगे इतना शोर क्यों हो रहा है? दोनों बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि सोनू की माँ गांव वालों से चिल्ला चिल्ला कर कह रही है, गांव वालों,
अब हमारे गांव में चोरियां भी होने लगी। मैं अभी कुछ दिन पहले ही सोने के कंगन बनवा कर लाई थी और वो इस प्रियंका और उसकी माँ ने चुरा लिए। किन कंगनों की बात कर रही हो? हमने तुम्हारी कोई कंगन नहीं चुराए। तो ठीक है, हमें अपने घर की तलाशी ले लेने दो। हाँ हाँ, पूरे घर की तलाशी शौक से लो, हमें कोई डर नहीं है। गांव वाले प्रियंका के घर की तलाशी लेते हैं। गौरी बिस्तर के नीचे से कंगन निकाल लेती है। ये देखो गांव वालों, ये रहे कंगन। अब तो कुछ भी कहना बाकी नहीं रह गया। हम चोरों को गांव में नहीं रख सकते। हाँ हाँ, ठीक कहा भाई, इन्हें गांव से बाहर निकालो। सारे गांव वाले मिलकर प्रियंका और उसकी माँ को गांव छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं। माँ, अब हम कहाँ जाएंगे? तुम चिंता मत करो बेटी, जीतू मामा के यहाँ चलते हैं। प्रियंका और उसकी माँ गर्मी में पैदल चलने लगे। माँ, वो देखो एक टंकी। चलो उसी से पानी पीते हैं। प्रियंका ने जब टंकी खोली तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। टंकी से तरल सोना निकल रहा था। हाय राम, गांव वाले तो इस टंकी को खराब समझते थे, लेकिन इसमें से तो सोना निकल रहा है। माँ, अब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, हम यहीं पर अपना घर बना लेंगे। टंकी से निकले सोने की सहायता से प्रियंका और उसकी माँ एक बड़ा घर बना लेते हैं और पूरी शान और शौकत से रहने लगते हैं। प्रियंका की अमीरी की बात पूरे बसंतपुर में फैल गई। सुनिए जी, हम प्रियंका की माँ से जाकर माफी मांग लेते हैं। हम अपने सोनू की शादी प्रियंका से कर देते हैं, फिर उनकी जादुई टंकी, बड़ा मकान सब हमारे हो जाएंगे। पीछे जो कुछ भी हुआ, हम उसे भूलकर आपसे माफी मांगने आए हैं। प्रियंका और सोनू साथ साथ ही बड़े हुए हैं, एक साथ खेले कूदे हैं। क्यों ना उनका विवाह कर दिया जाए? विवाह की बात तुम्हें उस समय याद क्यों नहीं आई, जब हम गरीब थे? पहले हम तुम्हारे लायक नहीं थे और अब तुम लोग हमारे लायक नहीं हो। निकल लो यहाँ से। अमीरी का इतना घमंड, सोना देने वाली टंकी पर इसका घमंड टिका हुआ है। उस टंकी की पाइपलाइन कहीं से तो आती होगी, उसे तोड़ डालूंगी, फिर देखती हूँ किस चीज पर घमंड करेगी। एक रात गौरी अपने पति के साथ प्रियंका के घर के पीछे वाले जंगल में जाती है। वो और उसका पति खुदाई करना शुरू करते हैं। ये रही टंकी की पाइपलाइन। गौरी कुल्हाड़ी से पूरी पाइपलाइन तोड़ फोड़ कर अपने घर लौट जाती है। अगले दिन पूरे गांव में हाहाकार मच गया। इतना शोर क्यों हो रहा है? लगता है कल रात हमने जो पाइपलाइन तोड़ी थी वो सोने वाली टंकी की पाइपलाइन नहीं, बल्कि गांव में आ रहे पानी की पाइपलाइन थी। गांव में पुलिस आती है और पानी के पाइपलाइन तोड़े जाने की जांच करती है। गौरी और उसका पति पकड़े जाते हैं। उन्हें पानी के पाइपलाइन तोड़ने के जुर्म में जेल हो जाती है। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि दुष्ट लोग दूसरों का नुकसान करने के चक्कर में अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। एक गांव में नीरज नाम की एक लड़की रहती थी। नीरज की माँ नहीं थी और पिता बहुत गरीब थे। पिताजी आ गए? क्या आज कोई काम मिला? नहीं बेटा, मुझे आज कोई भी काम नहीं मिला। पिताजी, आप सुबह से भूखे होंगे। मैं रमेश चाचा की रसोई से कुछ खाने को ले आती हूँ। नीरज संयुक्त परिवार में रहती थी। उसके चाचा चाची और बुआ भी उसी घर में रहते थे।
नीरज जब अपनी चाची की रसोई में गई तो चाची ने उसे देख लिया। क्या ढूंढ रही हो? गौरी चाची, पिताजी भूखे हैं, क्या मैं थोड़ी सब्जी ले जाऊं? नहीं, अभी कुछ देर पहले ही तो तुम अपने खाने के लिए सब्जी लेकर गई थी। तुम्हारे चाचा भी आ रहे होंगे, वो क्या खाएंगे? बार बार यहीं चली आती हो। यहाँ क्या पैसे पेट पर उगते हैं? पूरे घर का ठेका तुम्हारे चाचा ने ही उठा रखा है। बीमार बहन, नकारा भाई, सब मेरे पति के पीछे ही पड़े हैं। भागो यहाँ से, नहीं है सब्जी। नीरज, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? राधा बुआ, मैं गौरी चाची की रसोई में पिताजी के लिए सब्जी लेने गई थी। चाची ने मुझे इतनी बातें सुना डाली। तुम भैया के लिए मेरा खाना ले जाओ, मैंने नहीं खाया है, ऐसे ही रखा हुआ है। मेरा पेट ठीक नहीं है, इसे ले जाओ और अपने पिताजी को दे दो। कुछ देर बाद नीरज के चाचा रमेश घर लौटे। जब वे खाना खा रहे थे तो गौरी उनसे बोली, तुम्हारी भतीजी ने तो नाक में दम कर रखा है। कभी सब्जी, कभी आटा, कभी चावल, सब हमारी रसोई से ही ले जाती है। जब तुम्हारी बहन राधा मर जाए ना, तो नीरज और उसके पिता को भी घर से बाहर निकालो। इन गरीबों के बस की बात नहीं है कि कोर्ट कचहरी करके हमारा कुछ बिगाड़ लें। लेकिन क्या पता राधा कब दुनिया छोड़े। तुम ही ने तो उनकी उम्र बढ़ाई है। खाना पीना दवा बंद करवा दो, ज्यादा दिन नहीं जिएंगी। गौरी ने राधा का खाना पीना लगभग बंद कर दिया। न उसे टाइम से रोटी देती और न पानी। राधा कुछ ही दिनों में चल बसी। नीरज को अपनी बुआ के चले जाने पर बहुत दुख हुआ। फिर एक दिन रमेश ने नीरज के पिता से कहा, सुनो किसान भाई, तुम अपना सामान बांध लो, हम इस घर में किराएदार रख रहे हैं। लेकिन मैं कहाँ जाऊंगा? कहीं भी जाओ, मुझे कुछ नहीं पता। इज्जत से चले जाओ तो ठीक है, वरना धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूंगा। नीरज के पिता डर गए। उन्होंने घर खाली कर दिया। ये लो नीरज, इस बैग में तेरी प्यारी स्वर्गवासी राधा बुआ के कपड़े हैं, ले जा, तेरे काम आएंगे। वैसे भी तुझ भिखारिन को कभी अच्छे कपड़े पहनने को मिलने नहीं वाले। अब चल, फूट ले यहाँ से। नीरज को एक धर्मशाला में शरण लेनी पड़ी। नीरज ने राधा बुआ के बैग से कपड़े निकालकर देखे। उसे बैग में एक सोने का हार मिला। पिताजी, ये देखिए, सोने का हार। बैग में एक पर्ची भी थी जिसमें लिखा था, ये कोई साधारण हार नहीं है। इसे पहनने वाला दूसरों को जो भी आदेश देगा, दूसरा उसे मानेगा। पिताजी, ये हार साधारण हो ना हो, लेकिन है तो सोने का ही। इसे बेचकर हम घर खरीद सकते हैं। इसे अभी बेचना ठीक नहीं, ये मेरी बहन की निशानी है। मैं इसे गिरवी रखकर कुछ काम धंधा शुरू कर देता हूँ। नीरज के पिता ने हाथ गिरवी रखकर कुछ पैसे उधार लिए और एक मिठाई की दुकान खोली। नीरज भी काम में अपने पिता का पूरा हाथ बटाती। कुछ दिनों में उनका धंधा अच्छा चलने लगा। नीरज के पिता ने उधार लिए पैसे लौटाकर हार वापस ले लिया और एक घर भी खरीद लिया। नीरज की चाची गौरी एक दिन मंदिर से लौट रही थी तो उसने नीरज की मिठाई की दुकान देखी। गांव वालों से पूछताछ करने पर गौरी को पता लगा कि नीरज के पिता ने एक बड़ा सा घर भी बनवा लिया है। रात में जब रमेश घर लौटा तो गौरी उससे बोली, ये नीरज के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? कोई डाका वाका तो नहीं डाल लिया बाप बेटी ने? दिवाली आने वाली है। दिवाली वाले दिन हम दोनों मिठाई लेकर उनके घर चलेंगे और उनकी अमीरी का राज पता लगाएंगे। दिवाली वाले दिन रमेश और गौरी नीरज के घर पहुँचे। लो भैया किशन, हम दिवाली की मिठाई लेकर आए हैं। हमारे बीच जो भी हुआ, लेकिन
हो तो तुम हमारे भाई। नीरज और नीरज के पिता ने पुरानी बातें भूलकर गौरी और रमेश को पूरा सम्मान दिया। लौटते वक्त रमेश और गौरी उनके घर के पीछे छुप गए। वो नीरज और नीरज के पिताजी की बातें सुनने लगे। पिताजी, आज हम जो भी हैं राधा बुआ के इस हार की वजह से हैं। जब नीरज और नीरज के पिता सो गए तो गौरी और रमेश ने हार और पर्ची चुरा ली। वो हार लेकर अपने घर पहुँचे। ये कोई साधारण हार नहीं है। इसे पहनने वाला दूसरों को जो भी आदेश देगा, दूसरे उसे मानेंगे। अरे वाह, मजा ही आ गया। अब देखो मैं इस हार से क्या क्या काम करती हूँ। गौरी हार पहनती है और गांव में जाती है। काका, अपनी सारी भैंसें हमें दे दो। काका के ऊपर हार का तुरंत असर हुआ और उन्होंने गौरी को सारी भैंस दे दी। गौरव, अपने घर में रखे सारे पैसे मुझे लाकर दे दो। इस तरह गौरी ने हार का गलत फायदा उठाया और दूसरे घरों की चीजें अपने पास मंगा ली। गौरी, इस तरह दूसरों की संपत्ति मांगना ठीक नहीं है। अब तुम बस भी करो। और कितने लोगों से उनकी चीजें मंगवाओगी? तुम्हें क्या मतलब? क्या तुम्हें जिंदगी भर गरीब ही रहना है? अरे जब हार हमारे पास है तो मैं इसका फायदा क्यों ना उठाऊं? लेकिन अगर कल को लोगों के ऊपर से हार का असर खत्म हो गया तो पता नहीं क्या होगा। रमेश की बातें सुनकर गौरी को गुस्सा आ गया। वो क्रोध में रमेश से बोली, तुम जैसे डरपोक इंसान को तो डूब मरना चाहिए। इतना क्यों डर रहे हो? गौरी को ध्यान ही नहीं था कि वो जादुई हार पहनकर ये सब बातें कर रही है। गौरी उठकर वहाँ से चली गई और रमेश असलियत में कुएं में कूद गया और डूबकर मर गया। हाय राम, ये मैंने क्या कर दिया? अपने ही पति को मरने का आदेश दे दिया। अब मैं भी जीकर क्या करूंगी? मैं भी मर जाऊं तो अच्छा। और फिर गौरी भी उसी कुएं में कूदकर मर जाती है। गांव में कुंदन नाम का एक गरीब लड़का अपनी पत्नी और बेटी राधा के साथ रहता था। कुंदन हमेशा से गरीब नहीं था। उसके पिता धनी व्यापारी थे। लेकिन पिताजी की मृत्यु के बाद कुंदन के भाई शंकर ने उसे घर से निकाल दिया था। कुंदन का भाई शंकर पढ़ा लिखा था और एक वकील था। कुंदन जब भी उससे घर लौटने की विनती करता तो शंकर उसे डरा देता। चले जाओ यहाँ से, वरना इतना मुकदमा ठोकूंगा कि नानी याद आ जाएगी। हर बार की तरह कुंदन इस बार भी निराश होकर फिर घर लौट आया। आप क्यों रोजाना अपना अपमान करवाने उस शंकर के पास जाते हैं? वो कभी हमें घर में जगह नहीं देगा। कठोर ठंड में कुंदन सुबह सुबह लकड़ियां काटने जंगल जाता था। उसकी सेहत दिन पर दिन खराब होती गई और आखिरकार एक दिन वो खटिया से उठ ही नहीं पाया। कुंदन की गरीबी ने कुंदन की जान ले ली। अब कुंदन की जगह उसकी पत्नी लकड़ियां काटने जाने लगी। फिर एक दिन वो भी बीमार पड़ गई। राधा को इस बात का डर सताने लगा कि कहीं पिताजी की तरह उसकी माँ भी उसका साथ छोड़कर चली न जाए। अगर उसकी माँ नहीं रही तो फिर दुनिया में उसका कोई भी नहीं रहेगा। माँ, मैं आपको इस तरह मरते हुए नहीं देख सकती। मैं किसी वैद्य को बुलाकर लाती हूँ। बेटी, मेरी बीमारी का इलाज नहीं है। मुझे कोई नहीं बचा पाएगा। ऐसा मत बोलो माँ। अगर इच्छा शक्ति हो तो नामुमकिन भी मुमकिन किया जा सकता है। राधा वैद्य को ढूंढने निकलती है। उसे पेड़ के नीचे एक औरत तपस्या करते हुए मिली। माताजी, मेरी माँ को बचा लीजिए, वो बहुत बीमार है। मैं तेरी माँ को ठीक कर दूंगी।
लेकिन तुझे मेरा एक काम करना होगा। मैं अपनी माँ की खातिर कुछ भी कर सकती हूँ। यहाँ से 70 कोस दूर एक गोभी का खेत है। उस खेत से एक गोभी का फूल तोड़कर मेरे पास ले आ। औरत राधा को एक नक्शा देती है। राधा नक्शा लेकर गोभी के फूल की खोज में निकल पड़ती है। ये लड़की कितनी भोली और बेवकूफ है। इसे क्या पता कि मैंने इससे जादुई गोभी का फूल मंगाया है। उस फूल को खाकर मैं अमर हो जाऊंगी और इस लड़की को मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू। राधा गोभी के फूल की तलाश में आगे बढ़ती जा रही थी। रास्ते में उसे एक भूखी बाघिन मिली। आज बहुत दिनों बाद कोई अच्छा शिकार मिला है। इस लड़की का मुलायम मांस खाकर मैं अपना पेट भरूंगी। राधा ने बाघिन से कहा, बाघिन बाघिन, मुझे मत खाओ। मेरे पिता मर चुके हैं और माँ मरण शैया पर पड़ी है। मेरे अलावा मेरी माँ का ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। बाघिन को दया आ जाती है और वो राधा को छोड़ देती है। जंगल पार करके राधा रेगिस्तान में पहुंची। तेज धूप में उसका गला सूख गया। राधा ने धरती से पानी की प्रार्थना की। धरती धरती, थोड़ा पानी दे दो। मेरे पिता मर चुके हैं और मेरी माँ मरण शैया पर पड़ी है। मेरे अलावा मेरी माँ का ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। धरती में गड्ढा हो जाता है और गड्ढे में पानी भर जाता है। राधा खूब इच्छा भरकर पानी पीती है। रेगिस्तान पार करके राधा गोभी के खेत तक पहुंच गई, लेकिन खेत से गोभी का एक भी फूल तोड़ना आसान नहीं था, क्योंकि हर गोभी के फूल पर एक काला नाग लिपटा हुआ था। राधा जिस फूल को तोड़ने के लिए भी हाथ बढ़ाती, उस फूल का नाग हुक्कार मारता, सांप सांप, मुझे मत डसो। मेरे पिता मर चुके हैं और माँ मरण शैया पर है। मेरे अलावा मेरी माँ का ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। तभी पीछे से एक लड़के की आवाज आती है। इस खेत में तुम्हारी दुआओं का असर नहीं होगा। क्यों? मैं इस खेत का मालिक हूँ। ये खेत श्रापित है, इसलिए तुम तो क्या, मैं भी अपने खेत से गोभी का एक फूल भी नहीं तोड़ सकता। हर एक गोभी के फूल में इतनी शक्ति है कि अगर इंसान एक बार खा ले तो जिंदगी भर बीमार ना पड़े। श्राप तोड़ने का कोई तो तरीका होगा। हाँ है। अगर मेरी शादी सिर्फ एक हाथ वाली किसी लड़की से हो जाए तो ये खेत श्राप से मुक्त हो जाएगा। क्या तुम्हारे पास चाकू है? तुम चाकू का क्या करोगी? तुम मुझे अपना चाकू दो। राधा लड़के से चाकू लेती है और अपना एक हाथ काट देती है। क्या तुम पागल हो? ये तुमने क्या किया? मेरे पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तुम मुझसे विवाह कर सकते हो। मुझे हर हाल में गोभी का फूल चाहिए। लड़का राधा से विवाह करता है और गोभी के फूलों पर लिपटे सभी नाग गायब हो जाते हैं। राधा एक गोभी का फूल तोड़ लेती है। राधा और वो लड़का गोभी का फूल लेकर जंगल में बैठी औरत के पास पहुंचते हैं। राधा वो फूल औरत के हाथों में दे देती है। चल निकल ले यहाँ से। इस फूल को खाकर मैं अमर हो जाऊंगी। फिर मुझे किसी भी तरह बीमार करने का कोई तरीका नहीं।
ये आप क्या कह रही हैं? आपने कहा था कि आप मेरी माँ को ठीक करेंगी। तू कितनी बुद्धू है, मैंने कहा और तूने विश्वास भी कर लिया। लड़के ने औरत के हाथ से गोभी का फूल छीन लिया और राधा की तरफ फेंक दिया। राधा, तुम इस फूल को लेकर अपनी माँ के पास जाओ, मैं इस औरत को संभालता हूँ। राधा गोभी का फूल लेकर अपने घर की तरफ दौड़ी। और उसने वो फूल अपनी माँ को खिला दिया। फूल खाते ही माँ एकदम स्वस्थ हो गई। फिर राधा अपनी माँ के साथ जंगल में पहुंची। औरत लड़के के पेट में चाकू घुसाने ही वाली थी कि तभी राधा और राधा की माँ ने उस औरत के हाथ पकड़ लिए और उसे एक पेड़ से बांध दिया। इस औरत को हमें मार देना चाहिए। नहीं, इसे ऐसे ही छोड़ दो, हमें किसी की हत्या का अधिकार नहीं है। राधा अपने पति और माँ के साथ अपने घर लौट जाती है। काशीपुर नाम के गांव में दो पड़ोसी रहते थे, रामलाल और श्यामलाल। दोनों में 36 का आंकड़ा था। दिन भर बस झगड़ते रहते क्योंकि दोनों बेरोजगार भी थे। एक दिन श्यामलाल घर में बैठा था। उसकी पत्नी बाहर से भागती भागती आई और कहने लगी, अरे अपना पड़ोसी रामलाल तालाब के पानी से पैसे बना रहा है और तुम हो कि घर में निकम्मे बैठे हो। पत्नी की बात सुनकर श्यामलाल चौंक गया। तालाब के पानी से पैसे? ऐसे कैसे? तुम खुद जाओ और देख आओ। श्यामलाल भागते भागते तालाब पहुंचा और देखकर हैरान रह गया। रामलाल ने एक नाव खरीदी थी। वो लोगों को नाव में बिठाकर तालाब की सवारी करा रहा था और ढेर सारे पैसे कमा रहा था। श्यामलाल रामलाल से मिला तो रामलाल कहने लगा, मूर्ख था मैं, जो दिन भर बेकार बैठा तुमसे झगड़ा करता फिरता। अब मैं इस गांव से पैसे कमाऊंगा, बड़ा आदमी बन जाऊंगा और जहाज खरीद लूंगा। रामलाल नाव में बैठकर लोगों को तालाब घुमाने ले गया और श्यामलाल फटी आंखों से देखता रह गया। रामलाल से उसे जलन होने लगी। मैं भी देखता हूँ तू कैसे बड़ा आदमी बनता है। श्यामलाल एक बाबा की कुटिया में गया और वहाँ से जादुई भस्म ले आया। रात के अंधेरे में उसने वो भस्म तालाब के पानी में घोल दिया। भस्म पानी में घुलते ही तालाब का पानी उबलने लगा और श्यामलाल हंसने लगा। जहाज तो दूर, अब तू इस पानी में नाव भी नहीं चला सकता। सुबह हुई तो उबलते तालाब की खबर पूरे गांव में फैल गई और तालाब के किनारे भीड़ इकट्ठा हुई। तालाब का उबलता पानी देखकर लोग डरने लगे। रामलाल अपनी नाव के पास खड़ा होकर चिल्लाने लगा, चलो चलो, किसे करनी है उबलते तालाब की सवारी? पागल है क्या? नाव में बैठकर उबलते तालाब में जाएंगे तो पकौड़ी की तरह तल जाएंगे। हमें नहीं करनी कोई सवारी। सारे लोग चले गए और रामलाल परेशान हो गया। लगता है नाव बेचनी पड़ेगी, मैं तो बर्बाद हो गया। कुछ दिन बीत गए। श्यामलाल घर में निकम्मा बैठा था कि उसकी पत्नी आई और बोली, क्या निकम्मे बैठे हो, कुछ तो करो। रामलाल का इतना बड़ा नुकसान करा दिया, और क्या करूं? रामलाल के नुकसान में तुम्हारा क्या फायदा? फायदा सोचो, इतना बड़ा गांव है, एक भी चाय की दुकान नहीं। उबलते तालाब में चाय पत्ती डालो और चाय बेचो। श्यामलाल तुरंत सेठ के पास गया और बोला, सेठ, मुझे एक ट्रक शक्कर, एक ट्रक चाय पत्ती, एक ट्रक इलायची और एक टैंकर दूध चाहिए। इतनी मोटी मात्रा में माल? क्या गोलमाल है? बस आप भिजवा दो, पैसे 1 साल बाद दे दूंगा। दूसरे दिन एक ट्रक शक्कर, एक ट्रक चाय पत्ती, एक ट्रक इलायची और एक टैंकर दूध उबलते तालाब के किनारे पहुंच गया। तो श्यामलाल ने तीनों ट्रक तालाब में खाली करवा दिए और तालाब में चाय उबलने लगी। इलायची की सुगंध सारे गांव में फैल गई और लोग तालाब के पास इकट्ठा होकर अजूबा देखने लगे।
चाय ले लो, चाय चाय ले लो, चाय इलायची वाली चाय। लोगों ने चाय का तालाब कभी नहीं देखा था, इसीलिए चाय पीने और तालाब देखने लोगों की भीड़ इकट्ठी होने लगी। श्यामलाल का तगड़ा बिजनेस हो गया। इधर रामलाल ने गांव में पाइप और नल की फिटिंग की दुकान खोली थी। वो उसी में बिजी था। एक रात नल फिटिंग करने रामलाल दूसरे गांव जा रहा था। तभी रास्ते में उसे कुटिया वाला बाबा मिला और कहने लगा, वो श्यामलाल तुम्हारा पड़ोसी है ना? भस्म ले गया था तालाब में डालने और पैसे नहीं दिए। सुना है चाय का तालाब बेच रहा है, उसे पैसे लौटाने को बोल देना। बाबा चला गया और रामलाल समझ गया कि नाव के धंधे में टांग अड़ाने वाला श्यामलाल ही है। मेरा धंधा चौपट किया। अब मैं भी देखता हूँ चाय का तालाब कितने दिन चलता है। दूसरे दिन रामलाल तालाब के पास गया। श्यामलाल तालाब से चाय निकालकर लोगों को पिला रहा था और मोटी कमाई कर रहा था। अरे तुम इसे पैसे क्यों देते हो? ये तालाब इसका थोड़ी है, फोकट में चाय पिया करो। क्या बक रहा है? मैं तुमसे नहीं, लोगों से बात कर रहा हूँ। रामलाल, बात तो ठीक है, पर हमें चाय निकाल कर देगा कौन? देखो तो चाय कैसे उबल रही है। श्यामलाल हमें चाय निकाल कर देता है, इसीलिए हम पैसे देते हैं। मैं दूंगा तुम्हें चाय निकाल कर। वो कैसे? मैंने पाइप और नल का बिजनेस शुरू किया है। चाय के तालाब में पाइपलाइन करके सीधे तुम्हारे घर नल लगवा दूंगा, फिर घर में बैठकर जितनी चाहे उतनी चाय पीना। लोग रामलाल की बात मानकर चले गए और श्यामलाल परेशान हो गया। शक्कर मेरी, चाय पत्ती मेरी, इलायची मेरी, दूध मेरा, और तुम्हारा क्या? जैसे को तैसा। तुमने मेरा पैर खींचा, अब मैं तुम्हारा पैर खींचूंगा। इस प्रकार श्यामलाल बर्बाद हो गया और रामलाल को नया कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। उसने पाइपलाइन से लोगों के घर घर चाय पहुंचाई और कर्जदार बना श्यामलाल गांव छोड़कर भाग गया था, जिसमें बहुत सारी पेट्रोल की खदानें और फैक्ट्रियां थीं। देश विदेश से लोग फैक्ट्रियों में काम करने आते थे। गोपाल नाम का एक हिंदुस्तानी भी पेट्रोल फैक्ट्री में काम करता था। उस फैक्ट्री में एक अरेबिक लड़की भी काम करती थी। लड़की बहुत खूबसूरत थी। गोपाल का दिल लड़की पर आ गया। उसने लड़की को प्रपोज किया और उससे शादी करके अपनी पत्नी बना लिया। फिर दोनों खुशी खुशी रहने लगे। एक दिन गोपाल की पत्नी खून की उल्टियां करने लगी। गोपाल उसे अस्पताल लाया तो डॉक्टर बोला, तुम्हारी पत्नी को एक जानलेवा बीमारी है, वो बस कुछ ही दिनों की मेहमान है। ये सुनकर दुखी गोपाल दिन भर रोता रहा। दिन प्रतिदिन उसकी पत्नी की तबीयत खराब होती गई। एक दिन उसने गोपाल से कहा, मैं मरने वाली हूँ। मेरी आखिरी इच्छा है कि तुम हिंदुस्तान चले जाओ और पेट्रोल बेचो। सुना है वहाँ पेट्रोल बहुत महंगा बिकता है। मैं तो गरीब हूँ, पेट्रोल पंप कैसे खोलूं? तुम चिंता ना करो, ये लो। पत्नी ने उसे एक बीज दिया और बोली, ये जादुई बीज है, हिंदुस्तान जाकर इसे बो देना। पेट्रोल का पेड़ उगेगा, जिसे बेचकर हमेशा खुश रहना। ऐसा कहकर वो मर गई। गोपाल ने उसका अंतिम संस्कार किया और पत्नी की आखिरी इच्छा पूरी करने हिंदुस्तान लौट आया। अपने गांव आकर गोपाल ने वो बीज अपने घर के पीछे बो दिया। बीज तो बो दिया, पता नहीं पेड़ कब उगेगा, पेट्रोल कब मिलेगा और तब तक मेरा गुजारा कैसे होगा। सोच में डूबा गोपाल अपने घर आकर सो गया। सुबह आँख खुली तो उसे पेट्रोल की महक आई। पेट्रोल की महक? ये तो घर के पिछवाड़े से आ रही है। तो देखकर चकित हो गया। रातों रात घर के पीछे तेजस्वी पेट्रोल का पेड़ उग आया था। एक डाली पर एक तेजस्वी फल भी लटक रहा था, जिसमें से पेट्रोल की महक छूट रही थी। ये सिर्फ पेड़ नहीं, मेरी पत्नी की आखिरी निशानी भी है। गोपाल ने पेड़ को एक छेद किया तो छेद से पेट्रोल की एक धारा बहने लगी। ये पेट्रोल बेचकर मेरा गुजारा हो जाएगा। पेट्रोल की महक पूरे गांव में फैल गई। सारा गांव
पेट्रोल के पास इकट्ठा होकर आश्चर्य जताने लगा। पेट्रोल का पेड़, क्या करिश्मा है बताओ गोपाल, कितने पैसे लीटर बेचोगे? मेरा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं, सिर्फ अपना गुजारा करना है। जितना तुम दे सको उतनी धनराशि दे देना और जितना चाहे उतना पेट्रोल भर लेना। फिर क्या था, पेट्रोल के पेड़ के नीचे पेट्रोल भरवाने वाले वाहनों की लाइन लग गई। लोग गाड़ी की टंकी फुल कराने लगे और अपनी इच्छा अनुसार गोपाल को पैसा देने लगे और गोपाल का गुजारा होने लगा। उस गांव में लाला लल्लन नाम का एक सेठ रहता था, जिसका एक पेट्रोल पंप था। गोपाल के पेट्रोल के पेड़ की वजह से उसके पेट्रोल पंप पर कोई भी पेट्रोल भरवाने नहीं आता था। वो परेशान हो गया। एक दिन लाला लल्लन ने गोपाल से मीटिंग फिक्स की और बोला, गोपाल, ये पेट्रोल का पेड़ मुझे बेच दो। ये पेड़ मेरी पत्नी की आखिरी निशानी है, नहीं बेच सकता। लाला कुछ सोच कर बोला, पेड़ नहीं, कम से कम इस पेड़ का बीज ही बेच दो। मैं जानता हूँ लाला जी, मेरे इस पेड़ की वजह से आपका नुकसान हो रहा है। ऐसा कहकर गोपाल ने पेड़ से चमचमाता फल उतारा और लाला को सौंप दिया। इस फल में पेड़ का बीज है, ले जाइए, पैसे नहीं लूंगा। लाला लल्लन वहाँ से चला गया और रात को अपने आदमियों के साथ पेट्रोल पेड़ के पास पहुँचा और पेड़ को आग लगा दी। बड़ा सा धमाका हुआ और पेड़ जलने लगा। गोपाल वहाँ पहुँचा तो पेड़ को जलता देखकर रोने लगा। लाला, मैंने आपको बीज दे दिया था, फिर ऐसा क्यों किया? बेवकूफ, पानी के मोल पेट्रोल बेचोगे तो मेरे पास कौन आएगा, इसलिए पेड़ जला दिया। अब बीज भी मेरे पास है और दाम भी। देखना, पेट्रोल का पेड़ उगाऊंगा और अमृत के दाम बेचूंगा। लाला लल्लन घर आया। घर आते ही उसने फल काटा, उसमें से एक बीज निकला। बीज निकालकर लाला ने अपने आंगन में बो दिया और पेड़ का इंतजार करता रहा। इंतजार करते करते सुबह हो गई, लेकिन पेड़ जमीन से बाहर नहीं आया। परेशान लाला लल्लन भागते भागते गोपाल के पास आया। तुम्हारा पेड़ तो रातों रात उगा था, मैं बीज गाड़ कर बैठा हूँ और पेड़ बाहर ही नहीं आ रहा, बोलो कैसे? गोपाल मन ही मन सोचने लगा, मेरी अच्छाई का इसने फायदा उठाया, धोखे से बीज भी हड़प लिया और मेरा पेट्रोल पेड़ भी जला दिया। अच्छा मौका है इसे सबक सिखाने का। फिर गोपाल ने लाला लल्लन से कहा, लाला जी, पेट्रोल का पेड़ है, सीताफल का नहीं। बीज निकालो और जलते चूल्हे में आधा घंटा डाल दो। गरम गरम बीज को जमीन में दफना दोगे तो पेड़ बाहर आ जाएगा। ये सुनकर लाला लल्लन भागते हुए घर आया। उसने गड्ढे से बीज निकाल लिया और घर में आकर चूल्हे में डाल दिया। जैसे ही बीज चूल्हे में गिरा, एक जोरदार धमाका हुआ और उस धमाके से लाला लल्लन लाले लाल होकर जलता हुआ मर गया। मेदिनीपुर नाम का एक राज्य था, जहाँ शेरू नाम का एक चोर रहता था। शेरू भले ही एक चोर था, लेकिन दिल का अच्छा था। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। भगवान तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो कुछ पैसे चुराने गया था और हाथ लग गई पूरी तिजोरी। अरे इसमें तो ढेर सारे पैसे हैं। शेरू ने देखा कि सड़क किनारे एक आदमी बैठा है और ठंड से कांप रहा है। शेरू आदमी को नोटों की एक गड्डी देते हुए बोला, लो भैया, अपने लिए कंबल और कपड़े खरीद लेना। शेरू जब घर पहुंचा तो उसकी पत्नी बोली, आज तो तुम बहुत जल्दी आ गए, अभी तो सिर्फ 3:30 बजे हैं। हाँ, आज मैं डाकू मंगल सिंह के घर चोरी करने गया था। घर में कोई नहीं था, इसीलिए सीधे गया, तिजोरी उठाई और चलाया। तुम्हारे साथ मुझे भी रात में जागना पड़ता है। तुम चोरी करना छोड़ दो, मैं कितने दिनों से कह रही हूँ तुमसे। लेकिन मैं केवल बुरे लोगों का धन लूटता हूँ। कानून की नजरों में चोरी तो चोरी है,
बुरे लोगों के घर करो या अच्छे लोगों के घर करो, वैसे भी अब हमारे पास पर्याप्त धन है। बस कल रात मैं अंतिम चोरी करूं। व्यापारी दौलत राम ने बेईमानी करके बहुत धन कमा लिया है। अगली रात जब शेरू चोरी करने जा रहा था तो उसकी पत्नी उससे बोली, सुनिए जी, अगर पकड़े जाएं तो मेरे दादाजी का जादुई चूरन ध्यान रखना। हाँ, मुझे ध्यान है। ये बात तुम मुझे हर रात बताती हो। मुझे तुम्हारे दादा के जादुई चूरन की पूरी विधि याद है। दुर्भाग्य से शेरू अपनी अंतिम चोरी में पकड़ा गया। राजा ने उसे मौत की सजा सुनाई। अगले महीने की 3 तारीख को तुम्हें चोरी के जुर्म में फांसी पर चढ़ाया जाएगा। फांसी वाले दिन से एक दिन पहले शेरू को राजा के सामने पेश किया गया। क्या तुम्हारी कोई अंतिम ख्वाहिश है? अगर हो तो बता दो, कल तुम अंतिम सूरज देखोगे। राजा साहब, जब मैं छोटा था तो मेरे दादाजी ने मुझे जादुई चूरन बनाना सिखाया था। एक ऐसा चूरन जिससे पेट के सारे रोग ठीक हो जाते हैं। मैं चाहता हूं कि मरने से पहले मैं चूरन बनाने की विधि किसी और को सिखा दूं, ताकि मेरे मर जाने के बाद भी वो चूरन मनुष्य जाति के काम आता रहे। राजा के पेट में पुरानी कब्ज की समस्या थी। उसने बड़े बड़े नीम हकीमों से इलाज करवाया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ था। उसने सोचा कि चोर को एक बार मौका देने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, तुम विधि मुझे सिखाओगे, लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम्हारे चूरन ने असर नहीं दिखाया तो 1000 कोड़े लगाने के बाद तुम्हें फांसी पर चढ़ाया जाएगा। मुझे मंजूर है। मुझे कुछ महीनों का वक्त चाहिए और कुछ सामान भी। तुम्हें जिस सामान की जरूरत हो हमसे मांग सकते हो। शेरू बगीचे में पहुंचा। उसने पहले खूब अच्छी मिट्टी मंगाई। मिट्टी उसे लाकर दे दी गई। उसने मिट्टी बगीचे में डालकर कई दिनों तक मिट्टी की सिंचाई की। फिर शेरू ने राजा से कुछ पौधों के बीज मंगवाए। जितनी भी जड़ी बूटियों के बीज चाहिए वो मैंने कागज पर लिख दिए है। इन्हें मंगवाइए। इन पौधों की पत्तियों से चूरन तैयार किया जाएगा। शेरू को सारे बीज मंगाकर दे दिए गए। राजा साहब, कल सुबह सूर्योदय के समय आप बगीचे में आइए। कल सबसे महत्वपूर्ण चरण है। अगले दिन राजा अपने मंत्रियों के साथ बगीचे में पहुंचा। आज हम बीज गाड़ने जा रहे हैं। आप में से वो इंसान बीज बोने के लिए आगे आए जिसने कभी चोरी ना की हो। मैं बचपन में पिताजी की जेब से सिक्के चुराता था। मैं बीज नहीं बो सकता। मैं तो मंदिर जाकर भगवान का प्रसाद चुराकर खाया करता था, इसीलिए मैं बीज नहीं बो सकता। राजा साहब। राजा जी, तो आप आगे आइए। मैंने बचपन में अपनी माँ के लड्डू चुराए थे। अगर सभी लोग चोर हैं तो सजा केवल मुझे ही क्यों दी जा रही है? शेरू की बुद्धिमानी देखकर राजा बहुत खुश हुए। तुम चोर हो, लेकिन हो बहुत होशियार। मैं तुम्हारी फांसी की सजा माफ करता हूं और तुम्हें मंत्री के रूप में नौकरी देता हूं। शेरू जब घर लौटा तो उसकी पत्नी उसे देखकर बहुत खुश हुई। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप जिंदा हैं। हाँ, दादाजी का चूरन अपना असर दिखा गया। गुड़िया के पिता तेल बेचने का काम करते थे। गुड़िया रोजाना अपने पिता रोशन को तेल में मिलावट करते देखती। पिताजी, आप ये तेल में रोजाना क्या मिलाते हैं? बेटी, मैं तेल में एक केमिकल मिलाता हूँ जिससे 1 लीटर तेल 10 लीटर बन जाता है और हमें ढेर सारा मुनाफा होता है। इसी तरह पैसे कमाए जाते हैं। आप उसे गलत शिक्षा क्यों दे रहे हैं? मैंने 50 बार कहा है कि मेरी बेटी को ये उल्टी सीधी बातें मत सिखाया करो। ईमानदारी से काम करने में तुम्हें क्या परेशानी है?
4 पैसे कम आएंगे, लेकिन संतुष्टि से तो रह पाएंगे। अरे तुम अनपढ़ हो, तुम क्या जानो दुनियादारी। जब जेब में पैसे होते हैं तो सब कुछ अच्छा लगता है, चाहे संतुष्टि हो या ना हो। पैसों के बिना सब बेकार है। तुम अपनी संतुष्टि का अचार डाल लो कि मेरी बेटी मेरे सिद्धांतों पर ही चलेगी। पिताजी, मैं बड़ी होकर जलेबियां बेचना चाहती हूँ। मुझे जलेबियां बनाना बहुत पसंद है। हाँ बेटी, तुम जरूर जलेबियां बेचना, लेकिन मेरे तरीके से। फिर तुम्हें अमीर होने में देर नहीं लगेगी। नहीं गुड़िया, तुम ईमानदारी से जलेबी बेचना। कुछ दिनों बाद गुड़िया की माँ बहुत बीमार हो गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। जब गुड़िया की माँ अस्पताल से घर लौटी तो गुड़िया के पिताजी बोले, अब कहो गुड़िया की माँ, अगर मैंने तेल में मिलावट करके पैसा कमाया होता तो क्या मैं तुम्हारा इलाज करा पाता? क्या जरूरी है कि अगर तुम मेरा इलाज ना कराते तो मैं ठीक नहीं हो पाती? ईश्वर चाहता था कि मैं ठीक हो जाऊं, इसीलिए मैं ठीक हो गई, तुम्हारे पैसों की वजह से नहीं। कुछ वर्षों बाद रोशन दुनिया छोड़कर चला गया और गुड़िया बड़ी हो गई। माँ, मैं जलेबी की दुकान खोलना चाहती हूँ। वैसे भी मुझे अपना खर्चा चलाने के लिए कुछ काम तो करना पड़ेगा। गुड़िया ने अपनी जलेबी की दुकान खोली क्योंकि गुड़िया दिखने में बहुत सुंदर थी, इसीलिए लोग उसकी जलेबियाँ खाने खिंचे चले आते। आप बहुत सुंदर हैं और जलेबियाँ भी बहुत अच्छी बनाती हैं। तारीफ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब जल्दी जलेबी के भी पैसे दे दो। गुड़िया की दुकान से जो भी कमाई होती वो उसे अपने कपड़े और मेकअप का सामान खरीदने में लुटा देती। गुड़िया, तुम जितना कमाती हो कम से कम उसका 1/3 हिस्सा बचाया तो करो, वरना भविष्य में तुम्हें परेशानी हो सकती है। गुड़िया अपनी माँ की बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती। धीरे धीरे गुड़िया की जरूरतें बढ़ती जा रही थी। पड़ोसी डॉली ने अपनी स्कूटी खरीदी है, अब मैं भी अपनी स्कूटी खरीदूंगी, लेकिन स्कूटी खरीदने के लिए चाहिए पूरे 50,000। ज्यादा पैसे कमाने के लिए थोड़ी बहुत चालाकी करनी पड़ती है। जलेबी के सामान में मिलावट बढ़ानी पड़ेगी। वैसे भी लोग मेरी सुंदरता के दीवाने हैं, मैं कितनी भी मिलावट कर लूं, वो मुझसे बातें करने तो आएंगे ही। गुड़िया ने ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए मैदा, घी, चाशनी हर सामान में खूब जमकर मिलावट की। वो ऊपर से जलेबी पर देसी घी का स्प्रे कर देती और लोगों से कहती, मैंने शुद्ध घी में जलेबियां बनाना शुरू की हैं, इसीलिए जलेबियों के पैसे थोड़े ज्यादा देने होंगे। देसी घी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है, इसीलिए पैसे देने में बिल्कुल कंजूसी मत करना। गुड़िया की माँ जब गुड़िया को सामान में मिलावट करते हुए देखती तो वो उसे टोकती। गुड़िया, इस तरह तुम्हें सामान में मिलावट नहीं करनी चाहिए। अगर किसी दिन किसी गांव वाले को पता चल गया तो तुम बुरी फंस जाओगी। कुछ नहीं होगा माँ, तुमने अपने खर्चे जरूरत से ज्यादा बढ़ा लिए हैं, इसीलिए तुम्हें ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ रही है। खर्चे कम करो और ईमानदारी से जलेबियां बनाओ। माँ, अब आप मुझे अध्यापिका की तरह लेक्चर मत दो। मैं बड़ी हो चुकी हूँ और अपने फैसले खुद ले सकती हूँ। आखिरकार गुड़िया ने अपने लिए स्कूटी खरीद ली। अगले दिन जब वो स्कूटी चलाने के लिए जा रही थी तो गांव का प्रधान उसके घर आया। मेरे बेटे ने तुम्हारी जलेबियां खाई थी, उसके बाद से उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई है। उसे मैं हॉस्पिटल में एडमिट करके आ रहा हूं। तुम्हारी जलेबियों की जांच होगी। मैंने शहर से टीम बुलाई है। गुड़िया की जलेबियों की जांच की जाती है और जांच करने वाले जलेबियों का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख देते हैं। ऐसी अशुद्ध जलेबियां मैंने आज तक जीवन में नहीं देखी। सभी गांव वाले डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि अभी तक आप लोगों का बहुत नुकसान हो चुका होगा। हर गांव वाला गुड़िया पर थूकता है। गुड़िया और उसकी माँ का घर से बाहर निकलना भी दूभर हो गया। मुझे माफ कर देना माँ, काश मैंने आपकी बात मान ली होती। मैं पैसे कमाने के लिए अंधी हो गई थी।
अगर मैं आपके बताए ईमानदारी के रास्ते पे चली होती तो आज मुझे ये दिन नहीं देखने पड़ते। गांव में प्रिया और टीना नाम की 2 लड़कियां रहती थीं। प्रिया गरीब थी और उसके पिता आइसक्रीम बेचने का काम करते थे। वहीं टीना एक अमीर व्यापारी की बेटी थी। प्रिया और टीना दोनों की शादी तय हो चुकी थी। प्रिया बेटी, आज मैं दोपहर का खाना खाने नहीं आऊंगा। क्यों पापा? दोपहर में आइसक्रीम ज्यादा बिकती है। खाना खाने का टाइम आइसक्रीम बेचने में लगाऊंगा तो ज्यादा पैसे कमा पाऊंगा। तेरी शादी के लिए 1 लाख रुपए का इंतजाम करना है। लहंगा, मेहंदी, मेकअप का सामान, कपड़े और भी बहुत कुछ खरीदना पड़ेगा। पापा, आप इस तरह दोपहर में खाना नहीं खाएंगे तो कमजोर हो जाएंगे। बेटी, बस एक बार तेरी शादी हो जाए फिर मुझे किसी बात की चिंता नहीं रहेगी। प्रिया का अकेले में घर पर मन नहीं लगता था, इसीलिए वो बाग में घूमने चली जाया करती थी। बाग में टीना भी अपनी सहेलियों के साथ घूमने आया करती थी। वो देखो, आइसक्रीम वाले की लड़की आ गई। मुझे 3 आइसक्रीम मिलेंगी क्या, मलाई वाली? ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? आइसक्रीम खाकर गूंगी तो नहीं हो गई? इसकी शादी तय हो गई है ना वड़ा पाव बेचने वाले कुंदन से। ये बेचारी वड़ा पाव वाले के सपने में खो गई है। मेरा पति वड़ा पाव की दुकान के मालिक हैं। दुकान का मालिक? तुझे मेरे होने वाले पति के बारे में पता है? वो तेरे पति के जैसी 10 दुकानें खरीद सकते हैं। पैसे के मामले में तेरे हस्बैंड का मेरे हस्बैंड से दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं है। ज्यादा पैसा जिंदगी में खुशी की गारंटी नहीं है। ओहो, बड़ी ज्ञानी बन रही है आजकल। तेरी और मेरी शादी एक ही दिन है। मैं तुझे पैसे की ताकत दिखाऊंगी। शादी वाले दिन से कुछ दिन पहले टीना ने गांव की सभी कॉस्मेटिक दुकानों से सारी मेहंदी खरीद ली। उसने किसी भी दुकान पर एक भी मेहंदी की कोन नहीं छोड़ी। शादी वाले दिन सुबह को जब प्रिया मेहंदी लेने पहुंची तो उसे पूरे गांव में कहीं भी मेहंदी नहीं मिली। आंटी जी, क्या आपके पास मेहंदी है? नहीं, सारी मेहंदी टीना के घर जा चुकी है। आज मेरी शादी है और मेरे हाथों पर मेहंदी की एक बूंद तक नहीं है। अब आया मजा। जरा मेरे हाथ देख, कैसे मेहंदी से रंगे सुंदर लग रहे हैं। अब तू ऐसे ही सादा हाथ लिए ससुराल पहुंचेगी। टीना चली गई और प्रिया आंखों में आंसू लिए वहीं खड़ी रह गई। प्रिया को कहीं से कोयल की आवाज आई। इतनी मधुर कोयल की आवाज मैंने पहले कभी नहीं सुनी। प्रिया आवाज की तरफ कदम बढ़ाती गई। वो कोयल एक पेड़ पर बोल रही थी। ये तो मेहंदी का पेड़ लगता है। प्रिया ने पेड़ के पत्ते तोड़े, उन्हें पीसा और कोन बनाकर उसमें मेहंदी भर ली। फिर वो अपने घर पहुंची और उसकी सहेलियों ने उसके हाथों में मेहंदी लगा दी। अपने हाथों में मेहंदी लगी देखकर प्रिया को बहुत खुशी हुई। आज मुझे लग रहा है कि मेरी शादी हो रही है। प्रिया अपनी ससुराल पहुंची। तुम्हारी मेहंदी तो खूब अच्छी रची है, मेरी तो कुछ ही घंटों में फीकी पड़ गई। ये मैंने एक पेड़ से खुद बनाई थी। मैं दुकान पर जा रहा हूँ, जरा मेरे जूते ले आओ। प्रिया ने जैसे ही जूते छुए, जूते सोने के बन गए। हाय राम, ये क्या हो गया? प्रिया ने साबुन छुआ, साबुन भी सोने का बन गया। अब वो जो भी चीज छूती गई वो सोने की बनती गई। सुनिए जी, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं जिस भी चीज को छू रही हूँ वो सोने की बन रही है।
लगता है तुम्हारी मेहंदी में कुछ जादू है। जब तक तुम्हारी मेहंदी ना उतर जाए तब तक मुझे मत छूना, वरना मैं भी सोने का बन जाऊंगा। जादुई मेहंदी से प्रिया ने घर का बहुत सा सामान सोने का बना लिया। कुछ दिनों बाद प्रिया के हाथों की मेहंदी उतर गई, लेकिन तब तक वो और उसका पति बहुत अमीर हो चुके थे। टीना भी उसी समय गांव में थी। जब टीना ने प्रिया को कार से उतरते देखा तो वो चौंक गई। टीना चुपके से प्रिया के पीछे पीछे उसके घर तक पहुंची और घर के अंदर झांक कर देखने लगी। पिताजी, ये लीजिए 10 लाख रुपए। अब आपको आइसक्रीम बेचने की कोई जरूरत नहीं। इन पैसों से आप अपनी बाकी की जिंदगी आराम से गुजार सकते हैं। बेटी, तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? जादुई मेहंदी से पिताजी। जंगल में एक मेहंदी का पेड़ है जिसकी मेहंदी लगाने के बाद जो भी चीज छुओ वो सोने की बन जाती है। अच्छा, तो ये राज है। टीना जंगल में गई और उसने मेहंदी का पेड़ ढूंढ निकाला। उसने पेड़ के सारे पत्ते तोड़ डाले और उन्हें अपने घर ले आई। फिर पत्तों को पीसकर उसने ढेर सारी मेहंदी बनाई और अपने हाथों पर लगा ली। अब इस जादुई मेहंदी से मैं इतना सोना बनाऊंगी कि आगे आने वाली 7 पीढ़ियों को कोई काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। टीना ने सबसे पहले एक बक्से को छुआ। बक्सा सोने की जगह गोबर का बन गया। ये क्या हुआ? बक्सा तो सोने का बनना चाहिए था। टीना ने अपना बेड छुआ। बेड भी गोबर बन गया। उसने जो जो चीज छुई वो सब गोबर बनती गई। टीना का पति बाहर से आया। बाहर आओ टीना, मैं तुम्हें हमारी नई कार दिखाता हूँ। नहीं, मुझसे दूर रहिए। टीना के पति ने टीना की बात नहीं सुनी और टीना का हाथ पकड़ लिया। टीना का हाथ छूते ही पति भी गोबर के ढेर में बदल गया। हाय राम, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। मेरा सब कुछ गोबर हो गया। कोई मेरी मदद करो। तभी तो कहते हैं लालच का फल बुरा होता है। मध्य प्रदेश के एक गांव में रहता था। गुड़िया, ओ गुड़िया। क्या हुआ माँ? वीरपुर वाले लड़के ने शादी के लिए हाँ कर दी है। भगवान का शुक्र है कि इस बार शादी फेल नहीं हुई। 13 परिवारों से बात होने के बाद 14वां परिवार था ये। अब मरने से पहले कम से कम मैं तेरी शादी तो देख पाऊंगी। गुड़िया भी अपनी शादी की बात सुनकर बहुत खुश हुई। गुड़िया अपनी शादी तय होने की बात अपनी सहेलियों को बताने गई। 3 तारीख से मेरी हल्दी चढ़ेगी, तुम लोगों को जरूर आना है। अब तो तू हमें भूल ही जाएगी। अभी से तुझे अपने पतिदेव के सपने आने लगे होंगे। नहीं, अभी तो ऐसा नहीं हुआ है। शायद आज रात से ऐसा हो। ज्यादातर लड़के फट्टू होते हैं। शादी के बाद उनका व्यवहार बदल जाता है। इसीलिए मैं तो कहूँगी कि शादी से पहले तू 2-4 बार अपने हस्बैंड से मिल लेती, ताकि तुम लोग एक दूसरे को जान सको। मैं अपने होने वाले हस्बैंड से फोन पर बात करना चाहती हूँ। शहर में तो हर इंसान के पास मोबाइल होता है, लेकिन हमारे गांव में तो सिर्फ एक सड़ियल पीसीओ है। पीसीओ वाला बबलू लोगों की बातें छुप छुप कर सुनता है और पैसे भी मांगता है। इसीलिए उस पीसीओ से बात करना बेकार है। अगर तू पैसों का इंतजाम कर सके तो मैं अपने भाई से कह के शहर से तेरे लिए एक मोबाइल मंगा दूं। गुड़िया ने अपने भाई की गुल्लक से पैसे निकाल लिए और अपनी सहेली को देकर मोबाइल मंगा लिया। वो रोजाना छुप छुप कर अपने होने वाले हस्बैंड से बात करने लगी। एक दिन गुड़िया की माँ गुड़िया से बोली, गुड़िया, पूड़ियों के लिए तेल गरम हो रहा है, जरा ध्यान से रखियो। मैं बाजार से कुछ सामान खरीदने जा रही हूँ। गुड़िया कढ़ाई के आगे बैठ गई
उसका सारा ध्यान मोबाइल पर बात करने में लगा हुआ था। अचानक उसका हाथ करछुली पर लगा और करछुली कढ़ाई से निकलकर धरती पे जा गिरी। गुड़िया के मुंह पर तेल के छींटे पड़ गए, जिससे उसके चेहरे पर कई जगह दाग पड़ गए। ये बात पूरे गांव में फैली तो लड़के वालों को भी पता चली। लड़के के पिता गुड़िया को देखने आए और उन्होंने शादी के लिए मना कर दिया। मेरे चेहरे पर जरा से दाग क्या पड़ गए? तुमने शादी के लिए मना कर दिया। मेरे दोस्तों की एक से एक सुंदर दुल्हन आई है। जब मैं तुम्हें उनके घर ले जाऊंगा तो वो सब मेरे ऊपर हंसेंगे। मैं ये शादी नहीं कर सकता। इतना कहकर लड़के ने फोन काट दिया। गुड़िया ने कई बार फोन किया, लेकिन लड़के ने फोन उठाया ही नहीं। क्या इस दुनिया में प्यार नाम की कोई चीज नहीं होती? क्या लोग बस अपने जीवन साथी की सुंदर शक्ल इसलिए चाहते हैं कि उन्हें दूसरों के सामने इज्जत मिल सके? निराश गुड़िया नदी में कूदकर आत्महत्या करने गई। वो नदी में कूदने ही वाली थी, लेकिन एक औरत ने उसे रोक लिया। तैरना आता है या ऐसे ही नदी में कूद रही हो? तैरना नहीं आता, इस दुनिया को छोड़ने के लिए कूद रही हूँ। औरत गुड़िया से सारी बात पता कर लेती है। आपने ये दुल्हन जैसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं? चलो मेरे साथ, मैं बताती हूँ। औरत गुड़िया को अपने घर ले जाती है। करीब 15 साल पहले मेरे साथ भी तुम्हारे जैसा ही कुछ हुआ था। मेरा चेहरा जल गया था और लड़के वालों ने मुझसे शादी के लिए मना कर दिया। मैं भी निराश होकर तुम्हारी तरह इस दुनिया को छोड़ने जा रही थी, लेकिन मुझे एक चमत्कारी औरत ने जादुई हल्दी दी। जादुई हल्दी? हाँ, जरा इसे लगाकर देखो। इसे लगाते ही तुम्हारे चेहरे के सारे दाग साफ हो जाएंगे। गुड़िया अपने चेहरे पर जादुई हल्दी लगाती है और उसका चेहरा एकदम से सुंदर हो जाता है। जब आपका चेहरा ठीक हो गया तो क्या फिर आपकी शादी हो गई? नहीं, फिर मैंने शादी नहीं की। मैंने अकेले जीवन बिताना बेहतर समझा। पुराने समय की बात है। रायनगर नाम के एक राज्य में रघु सिंह नाम का एक कपड़ा व्यापारी रहता था। रघु सिंह की हमेशा दुखी और परेशान रहने की आदत थी। वो हमेशा भगवान को इस बात के लिए कोसता रहता था कि भगवान ने उसके जीवन में इतने सारे दुख क्यों लिखे। भगवान, मैं आपको रोजाना प्रणाम करता हूँ, आपकी आरती गाता हूँ, मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाता हूँ, तो फिर आपने मेरी ही जिंदगी में इतने सारे दुख क्यों लिखे? भगवान, मेरा व्यापार क्यों अच्छा नहीं चलता? क्यों मुझे कोई लड़का नहीं दिया? आप क्यों इस तरह रोजाना भगवान के सामने अपना दुखड़ा रोते रहते हैं? मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आपकी पत्नी है, एक लड़की भी है, पूरा परिवार है, तो इस तरह दुखी क्यों रहते हो? इस दुनिया में हर इंसान के जीवन में कुछ न कुछ दुख है। आप अकेले ही नहीं हैं जिसे भगवान ने ये सारे दुख दिए हैं। तुम बिल्कुल गलत कह रही हो। इस दुनिया में मैं ही सबसे ज्यादा अभागा इंसान हूँ। हमारे पड़ोसी चंदन को देखो, उसे भगवान ने 2-2 लड़के दे दिए और मुझे एक भी नहीं दिया। मेरी दुकान के बगल में रामनाथ की दुकान है। रामनाथ का धंधा खूब मजे से चल रहा है, जबकि वो झूठ बोलकर धंधा करता है। भगवान ने उसे क्यों दुख नहीं दिए? मंदिर के पुजारी को देखा है, रोज सुबह मैं मंदिर जाता हूं, वो कैसा खुश नजर आता है। खा खाकर इतना मोटा हो गया है, और भगवान ने मुझे मधुमेह की बीमारी दे दी। मैंने सुना है कि पुजारी की भी कई लड़कियां हैं, लेकिन हर लड़की एक से एक सुंदर है। उनकी शादी के लिए 50 लड़कों की लाइन लगी है, और एक हमारी लड़की है।
बिल्कुल साधारण। पता नहीं उसकी शादी में मुझे कितना दहेज देना पड़ेगा। मैं कोई राजा तो हूं नहीं जो लड़कों वालों से कह दूं कि जितना चाहो उतना धन मांग लो। हे भगवान, जब मुझे इतने ही दुख देने थे तो मुझे राजा जैसा ही सर्वशक्तिमान बना दिया होता, और अगर ये भी नहीं कर सके तो इतनी सुविधाएं तो दे देते कि मैं अपने दुखों को किसी दूसरे से अदला बदली कर सकूं। एक रात जब रघु सो रहा था तो उसे एक सपना आया। आकाश में भविष्यवाणी हुई कि सभी लोगों के घर में एक एक पोटली रख दी गई है। जिसके जीवन में जितने भी दुख हैं, वो उतने ही पत्थर पोटली में डाले और मंदिर की तरफ चला आए। रघु जल्दी से उठा और उसने अपने सारे दुखों को बोलकर पत्थर पोटली में डाले। उसने पोटली उठाई और मंदिर की तरफ भागा। उसने देखा पूरा गांव अपनी अपनी पोटलियां लेकर मंदिर की तरफ भागा जा रहा है। पुजारी, पड़ोसी कुंदन, पड़ोसी व्यापारी रामनाथ सब अपनी अपनी पोटली लेकर मंदिर की तरफ भाग रहे हैं। रघु ये देखकर हैरान रह गया कि उन सब की पोटलियां उसकी पोटली से ज्यादा भारी हैं। फिर उसकी नजर पीछे से आ रहे राजा पर पड़ी। राजा की पोटली सबसे ज्यादा बड़ी थी। 4 नौकर राजा की पोटली को ढोकर ला रहे थे। रघु की नजर गांव के नाई पर पड़ी। उसने नाई से पूछा, अरे पुजारी के पेट में पथरी है, उसकी एक लड़की किसी के साथ भाग गई है। तुम्हारे पड़ोसी कुंदन के लड़के जमीन के लिए आपस में लड़ते रहते हैं, और वो रामनाथ, उसका लड़का भयानक जुआरी हो गया है। और भी न जाने इन लोगों के जीवन में कितने दुख हैं। इनकी पोटली देखकर तुम अंदाजा लगा सकते हो। लेकिन ये लोग ऊपर से तो बहुत खुश दिखते हैं। मुझे तो कभी नहीं लगा था कि इन लोगों के जीवन में इतने सारे दुख हैं। लगता है तुम बहुत भोले हो। अरे भाई, इस दुनिया में सब अच्छा नाटक कर लेते हैं खुश रहने का। मैं भी तो अभिनय करता हूँ जैसे मेरे जीवन में कोई दुख ही नहीं है, लेकिन अंदर हर आदमी कई सारे दुख दबाए बैठा है। रघु भी अपनी ही पोटली लेकर घर लौट आया। अगले दिन रघु जब उठा तो बहुत खुश था। उसने अपने सपने के बारे में अपनी पत्नी को बताया। ये बताइए कि आपने अपनी दुखों की पोटली किसी दूसरे से बदली क्यों नहीं? पहली बात तो ये कि दूसरों की पोटलियां मुझे ज्यादा भारी लग रही थी, और दूसरी बात कि कम से कम अपने दुख परिचित तो हैं। अगर मैं किसी दूसरे की पोटली ले आता तो पता नहीं उसमें कैसे कैसे दुख मिलते। अपने दुखों के साथ जीने की तो आदत सी पड़ गई है। तुम ठीक ही कहती थी, जीवन में कुछ न कुछ दुख सभी को है, तो फिर मैं ही इतना उदास क्यों रहूं? आज के बाद मैं प्रसन्नता के साथ जीऊंगा और कभी भगवान को नहीं कोसूंगा। उस दिन के बाद से रघु खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगा। अरब में एक शहर था जिसमें बहुत सारी पेट्रोल की खदानें और फैक्ट्रियां थीं। देश विदेश से लोग फैक्ट्रियों में काम करने आते थे। गोपाल नाम का एक हिंदुस्तानी भी पेट्रोल फैक्ट्री में काम करता था। उस फैक्ट्री में एक अरेबिक लड़की भी काम करती थी। लड़की बहुत खूबसूरत थी। गोपाल का दिल लड़की पर आ गया। उसने लड़की को प्रपोज किया और उससे शादी करके अपनी पत्नी बना लिया। फिर दोनों खुशी खुशी रहने लगे। एक दिन गोपाल की पत्नी खून की उल्टियां करने लगी। गोपाल उसे अस्पताल लाया तो डॉक्टर बोला, तुम्हारी पत्नी को एक जानलेवा बीमारी है, वो बस कुछ ही दिनों की मेहमान है। ये सुनकर दुखी गोपाल दिन भर रोता रहा। दिन प्रतिदिन उसकी पत्नी की तबीयत खराब होती गई। एक दिन उसने गोपाल से कहा, मैं मरने वाली हूँ। मेरी आखिरी इच्छा है कि तुम हिंदुस्तान चले जाओ और पेट्रोल बेचो। सुना है वहाँ पेट्रोल बहुत महंगा बिकता है। मैं तो गरीब हूँ, पेट्रोल पंप कैसे खोलूं? तुम चिंता ना करो, ये लो। पत्नी ने उसे एक बीज दिया और बोली, ये जादुई बीज है, हिंदुस्तान जाकर इसे बो देना। पेट्रोल का पेड़ उगेगा जिसे बेचकर
हमेशा खुश रहना। ऐसा कहकर वो मर गई। गोपाल ने उसका अंतिम संस्कार किया और पत्नी की आखिरी इच्छा पूरी करने हिंदुस्तान लौट आया। अपने गांव आकर गोपाल ने वो बीज अपने घर के पीछे बो दिया। बीज तो बो दिया, पता नहीं पेड़ कब उगेगा, पेट्रोल कब मिलेगा और तब तक मेरा गुजारा कैसे होगा। सोच में डूबा गोपाल अपने घर आकर सो गया। सुबह आँख खुली तो उसे पेट्रोल की महक आई। पेट्रोल की महक, ये तो घर के पिछवाड़े से आ रही है। तो देखकर चकित हो गया। रातों रात घर के पीछे तेजस्वी पेट्रोल का पेड़ उग आया था। एक डाली पर एक तेजस्वी फल भी लटक रहा था, जिसमें से पेट्रोल की महक छूट रही थी। ये सिर्फ पेड़ नहीं, मेरी पत्नी की आखिरी निशानी भी है। गोपाल ने पेड़ को एक छेद किया तो छेद से पेट्रोल की एक धारा बहने लगी। ये पेट्रोल बेचकर मेरा गुजारा हो जाएगा। पेट्रोल की महक पूरे गांव में फैल गई। सारा गांव पेट्रोल के पास इकट्ठा होकर आश्चर्य जताने लगा। पेट्रोल का पेड़, क्या करिश्मा है बताओ गोपाल, कितने पैसे लीटर बेचोगे? मेरा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं, सिर्फ अपना गुजारा करना है। जितना तुम दे सको उतनी धनराशि दे देना और जितना चाहे उतना पेट्रोल भर लेना। फिर क्या था, पेट्रोल के पेड़ के नीचे पेट्रोल भरवाने वाले वाहनों की लाइन लग गई। लोग गाड़ी की टंकी फुल कराने लगे और अपनी इच्छा अनुसार गोपाल को पैसा देने लगे और गोपाल का गुजारा होने लगा। उस गांव में लाला लल्लन नाम का एक सेठ रहता था, जिसका एक पेट्रोल पंप था। गोपाल के पेट्रोल के पेड़ की वजह से उसके पेट्रोल पंप पर कोई भी पेट्रोल भरवाने नहीं आता था। वो परेशान हो गया। एक दिन लाला लल्लन ने गोपाल से मीटिंग फिक्स की और बोला, गोपाल, ये पेट्रोल का पेड़ मुझे बेच दो। ये पेड़ मेरी पत्नी की आखिरी निशानी है, नहीं बेच सकता। लाला कुछ सोचकर बोला, पेड़ नहीं, कम से कम इस पेड़ का बीज ही बेच दो। मैं जानता हूँ लाला जी, मेरे इस पेड़ की वजह से आपका नुकसान हो रहा है। ऐसा कहकर गोपाल ने पेड़ से चमचमाता फल उतारा और लाला को सौंप दिया। इस फल में पेड़ का बीज है, ले जाइए, पैसे नहीं लूंगा। लाला लल्लन वहाँ से चला गया और रात को अपने आदमियों के साथ पेट्रोल पेड़ के पास पहुँचा और पेड़ को आग लगा दी। बड़ा सा धमाका हुआ और पेड़ जलने लगा। गोपाल वहाँ पहुँचा तो पेड़ को जलता देखकर रोने लगा। लाला, मैंने आपको बीज दे दिया था, फिर ऐसा क्यों किया? बेवकूफ, पानी के मोल पेट्रोल बेचोगे तो मेरे पास कौन आएगा, इसलिए पेड़ जला दिया। अब बीज भी मेरे पास है और दाम भी। देखना, पेट्रोल का पेड़ उगाऊंगा और अमृत के दाम बेचूंगा। लाला लल्लन घर आया। घर आते ही उसने फल काटा, उसमें से एक बीज निकला। बीज निकालकर लाला ने अपने आंगन में बो दिया और पेड़ का इंतजार करता रहा। इंतजार करते करते सुबह हो गई, लेकिन पेड़ जमीन से बाहर नहीं आया। परेशान लाला लल्लन भागते भागते गोपाल के पास आया। तुम्हारा पेड़ तो रातों रात उगा था, मैं बीज गाड़ कर बैठा हूँ और पेड़ बाहर ही नहीं आ रहा, बोलो कैसे? गोपाल मन ही मन सोचने लगा, मेरी अच्छाई का इसने फायदा उठाया, धोखे से बीज भी हड़प लिया और मेरा पेट्रोल पेड़ भी जला दिया। अच्छा मौका है इसे सबक सिखाने का। फिर गोपाल ने लाला लल्लन से कहा, लाला जी, पेट्रोल का पेड़ है, सीताफल का नहीं। बीज निकालो और जलते चूल्हे में आधा घंटा डाल दो। गरम गरम बीज को जमीन में दफना दोगे तो पेड़ बाहर आ जाएगा। ये सुनकर लाला लल्लन भागते हुए घर आया। उसने गड्ढे से बीज निकाल लिया और घर में आकर चूल्हे में डाल दिया। जैसे ही बीज चूल्हे में गिरा, एक जोरदार धमाका हुआ और उस धमाके से लाला लल्लन लाले लाल होकर जलता हुआ मर गया।